Hello everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your app tech guru. So my dear class 9th students जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 ऑप्ट किया हुआ है, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मैम आखिर आप वीडियोस कब लेकर आने वाले हो। तो लो जी, हाजिर है आपकी बरखा मैम एक बार फिर से एज पर योर शेड्यूल क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 के थर्ड चैप्टर के साथ। तो 2 चैप्टर्स हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर कंपोनेंट्स। आज के सेशन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चैप्टर नंबर 3 को सक्सेसफुली कंप्लीट करने वाले हैं। स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। इस पूरे चैप्टर का वन शॉट आज का ये वीडियो होने वाला है, जिस वन शॉट में हम पूरा चैप्टर एक बार में एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक बन जाना। क्लास 9 to 12 IT IP AI CS डेटा साइंस वेब एप्लीकेशन सारे कंप्यूटर सब्जेक्ट्स आपकी बरखा मैम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। तो जितने भी अपने सीनियर्स है सभी को इन्फॉर्म कर दो और सेशन को शेयर कर दो। ओके जी, चलिए तो करते हैं शुरुआत धमाकेदार आज के इस सेशन की, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पूरा कवर करेंगे। अभी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में हमने कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में समझा था। हार्डवेयर मींस जितने भी फिजिकल डिवाइसेस जो आपको दिख रहे हैं कंप्यूटर के, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, वो सभी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन ये फिजिकल कंपोनेंट्स काम कब करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। किसी ने आपसे पूछ लिया व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो आप जनरली नहीं बता पाओगे। आप सॉफ्टवेयर के नाम बता दोगे, उनका यूज बता दोगे, बट एक्चुअली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर कि ये जितने भी फिजिकल डिवाइसेस होते हैं ये काम तभी करते हैं जब इनमें प्रोग्राम्स या इनको प्रोग्राम किया जाता है या इन डिवाइसेस को रेडी किया जाता है काम करने के लिए थ्रू इंस्ट्रक्शंस। और वो इंस्ट्रक्शंस जो हम इन डिवाइसेस को देते हैं ये वैसा ही काम करते हैं। तो हार्डवेयर में कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, सीपीयू, इन सभी को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंस्ट्रक्शंस ये डिवाइसेस काम करना स्टार्ट करते हैं और ये इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स के फॉर्म में दिए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन्हीं प्रोग्राम्स को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, सेट ऑफ प्रोग्राम्स को क्या कहते हो आप? सॉफ्टवेयर कहते हो। तो सॉफ्टवेयर इज नथिंग, सॉफ्टवेयर बस ये होता है कि किसी भी हार्डवेयर को कैपेबल बनाने में, किसी भी हार्डवेयर को रन करने में हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है जी। तो आगे बात समझ में। इसको अगर हम आपकी ह्यूमन बॉडी की तरह समझे तो हमारी बॉडी बेसिकली एक हार्डवेयर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें सोल आ जाती है आपकी बॉडी में, जब आत्मा होती है तो सोल क्या कहलाती है? एक तरीके से आपका सॉफ्टवेयर कहलाती है, जो आपकी पूरी बॉडी को काम करने में लगा देती है, ठीक है। जितने भी आपके जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो सब काम करना शुरू कर देते हैं। आप एक लाइव बॉडी में आ जाते हो, अंडरस्टूड। अदरवाइज एक डेड बॉडी की तरह रहते हो। बिल्कुल वैसे ही अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा कंप्यूटर में तो कंप्यूटर एक डेड मशीन की तरह होगा। तो कंप्यूटर को रन करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। गॉट माय पॉइंट? चलिए, सो एज वी नो दैट अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स। कंप्यूटर 2 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स। हार्डवेयर्स आर टेंजिबल पार्ट जो आपको दिखते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, एंड सॉफ्टवेयर्स आर नॉन टेंजिबल पार्ट जो सिर्फ आपको स्क्रीन पे दिखते हैं बट आप उसको टच नहीं कर सकते हो, जो फिजिकल कंपोनेंट के फॉर्मेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो दीज आर इनटेंजिबल फॉर्म, ठीक है। नाउ बोथ आर कंपल्सरी फॉर टू फॉर्म अ कंप्यूटर सिस्टम। अब दोनों ही जरूरी है। कंप्यूटर सिस्टम बिना हार्डवेयर या बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चलेगा, दोनों की ही प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कंप्यूटर सिस्टम एक डंप मशीन की तरह हो जाएगा। So computer requires a number of instructions to do any job. This set of instructions forms programs. Numbers of programs are combined to some purpose which are called software. इसको बहुत अच्छे से मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो ये लाइन, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स और इन सेट ऑफ प्रोग्राम्स को कंबाइंडली कहा गया है सॉफ्टवेयर। सो इन जनरल टर्म्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और अ सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डेटा व्हिच प्रोवाइड्स द इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। भाई कंप्यूटर में आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है, कंप्यूटर में आपको कोई सॉन्ग सुनना है, आपको कोई मूवी देखना है, आपको कोई सॉन्ग डाउनलोड करना है, व्हाटएवर वर्क यू वांट जो आप कंप्यूटर से करवाना चाहते हो, तो वो कैसे करेगा और वो क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सॉफ्टवेयर्स कितने टाइप के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर्स बेसिकली 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अंडरस्टूड। अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो सिस्टम को फैसिलिटी देते हैं, जो सिस्टम्स के लिए बनाए गए हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम में जितने डिवाइसेस है ना उनके लिए बनाए गए हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? जो यूजर के लिए बनाए जाते हैं, जो यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो इन दोनों को यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दीज आर 3 कैटेगरीज इन विच सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड। अब इन तीनों को यदि आप ध्यान से समझोगे तो यहां ध्यान से समझो, ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है क्लासिफिकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम,
जो होल कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। डिवाइस ड्राइवर्स, जितने भी डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हो ना, आप पेन ड्राइव लगाते हो, प्रिंटर लगाते हो, स्कैनर लगाते हो, जो अदर एक्सटर्नल डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हो, उनके डिवाइस ड्राइवर्स। वहीं कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, भाई कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली 0-1 लैंग्वेज, हम तो हमारी लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन जो वो समझता ही नहीं है, तो ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ती है जो आपकी लैंग्वेज को 0-1 में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। ओके, उसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, वन इज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड अदर इज कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। अभी मैंने बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए बनाए गए हैं, तो यूजर के जनरल पर्पस को फुलफिल करने के लिए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, और कुछ स्पेशल पर्पस आपको परफॉर्म करना है तो स्पेशल पर्पस कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं अपनी नीड से। आप कैसे भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो, राइट? आपको अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, आपको रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम बनाना है, तो वो कस्टमाइज्ड हो गए जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। एंड थर्ड इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि सिस्टम को यूटिलिटी देते हैं, है ना? तो इतना समझ में आया। अब पूरा इस यूनिट, इस चैप्टर में हम इन्हीं तीनों टाइप के सॉफ्टवेयर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जाम्पल। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि सिस्टम के लिए बनाए गए हैं, जो इंटरनल फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं सिस्टम की। इट एग्जीक्यूट वेरियस टास्क, जैसे डेटा प्रोसेसिंग में, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं, हार्डवेयर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। कोई सा भी हार्डवेयर अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो वो कंट्रोलिंग का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही होता है। यूजर ने इनपुट दिया, प्रोसेसर तक नहीं पहुंचा, प्रोसेसर ने जॉब को एग्जीक्यूट किया नहीं किया, ठीक है, आपको सही से आउटपुट मिला या नहीं मिला। कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है, एक समय में एक से ज्यादा काम आप कर सकते हो, तो ये सारे काम को मैनेज करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का ही होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स इज एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम है आपका, जो हार्डवेयर डिवाइस है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिस पे यूजर काम कर रहे हैं, जो यूजर को फैसिलिटी दे रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज मेड अप ऑफ मेनी कंट्रोल प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस मैनेजर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, जैसे मैंने बताया। इसमें आता है सबसे पहले सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जो सिस्टम को मैनेज करता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, जितने डिवाइसेस है सबको कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे आपके घर में आपकी मदर होती है, सारी चीजों को कंट्रोल करती है, बाहर से गेस्ट कौन आना है, घर में खाना क्या बनाना है ना, और बाकी सारे लोगों का ध्यान रखना है, उनकी सारी चीजें उनको अवेलेबल करवाना है, खुद का भी ध्यान रखना है। सारी चीजें कौन मैनेज करता है आपके घर में? आपकी मदर। किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो मैनेजर होता है, जो कि ओवरऑल कंपनी को मैनेज करता है। बिल्कुल वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है, चाहे वो यूजर हो, हार्डवेयर डिवाइसेस हो, व्हाटएवर। सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम, अगर सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम की बात करें यहाँ, तो यहाँ आ जाते हैं सिस्टम यूटिलिटीज प्रोग्राम, जिसमें वायरस, एंटीवायरस को चेक करने के लिए वायरस चेकिंग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, है ना, वायरस को चेक करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को यूटिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप अपने काम को इजिली कर पा रहे हो। दीज आर सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम्स। अब बात करें सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आ जाते हैं, जैसे सी, C++, जावा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप यूज कर रहे हो, तो जो भी कोड आप करते हो वो इंटरनली सिस्टम समझता है, किसकी मदद से? सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इसमें आ जाते हैं आपके ट्रांसलेटर्स, कुछ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स, है ना, विजुअल स्टूडियो या C++, जावा, आईडीएल, ये सारे जिसके थ्रू आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर पा रहे हो। दीज आर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ओके, अब इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। तो जैसे मैंने बताया कि लैंग्वेज, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज तो बिल्कुल ही नहीं समझता है। आप हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, मराठी, जिस भी लैंग्वेज में बात करना चाहोगे वो नहीं समझेगा। हाँ, आप जो लिखोगे वो दिखेगा आपको स्क्रीन पे बकायदा, लेकिन इंटरनली वो प्रोसेस कैसे होगा? 0 and 1 में। तो ये एक हम बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम है यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम में, कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली, कंप्यूटर किसको समझता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली 0 and 1 लैंग्वेज, जिसको कहते हैं आप बाइनरी लैंग्वेज, है ना। किसको कहते हैं हम? बाइनरी लैंग्वेज, जो कि बिट्स और बाइट्स में, किलोबाइट्स में, मेगाबाइट्स में, बिट्स, बाइट्स, केबी, एमबी, इसमें डिवाइडेड होता है ना। इस तरीके से आपने देखा होगा। अब इस लैंग्वेज में आप तो नहीं लिखते हो, इस लैंग्वेज में तो हम बात ही नहीं करते हैं बात, तो इस लैंग्वेज में हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं यहाँ पे क्या? यहाँ यूज किए जाते हैं ट्रांसलेटर्स। क्या यूज किए जाते हैं? ट्रांसलेटर्स। और ये जो ट्रांसलेटर्स है इन्हीं को लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। ओके, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जब बात आती है तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर में हम बात कर ले यहाँ पर कंपाइलर भी वही काम करता है, इंटरप्रेटर भी वही काम करता है, और आपका असेंबलर। वैसे तो असेंबलर ओल्ड डिवाइस हो गया है, बट कंपाइलर, इंटरप्रेटर आज भी यूज किए जाते हैं। तो जो भी आप लिखते हो, सपोज कि मैंने मेरा नाम लिखा स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, सपोज मैंने मेरा नाम लिखा बरखा गुप्ता, ठीक है, तो अब ये इंटरनली कैसे प्रोसेस होगा? ये इंटरनली कन्वर्ट हो जाएगा 010101 कोड में। मेरी बात समझ में आई? तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा
आपके ट्रांसलेटर्स, जिसका नाम है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो सी, सी प्लस प्लस, जावा, किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो लैंग्वेज का कोड इंटरनली कन्वर्ट होता है 0101 कोड में, जिसके लिए कंपाइलर इंटरप्रेटर यूज किया जाता है। अंडरस्टूड? तो इन्हीं को हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। सो द सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली विद द कंप्यूटर। अब यहाँ पे जो भी आप कोड लिखते हो ना, सपोज पाइथन में आपने कोड लिखा है कि a = 10, b = 20, c = a + b, ये 3 लाइन का कोड मैंने लिखा। अब ये 3 लाइन के कोड को जो हम लिख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, ये कहलाता है सोर्स कोड। क्या कहलाता है? सोर्स कोड। लेकिन जब ट्रांसलेटर के थ्रू ये 010101 में कन्वर्ट हो जाता है, 101001 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बन जाता है आपका ऑब्जेक्ट कोड। क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट कोड, जो कि बाइनरी फॉर्मेट में होता है। और ये काम कौन करता है? सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्जन कौन करता है मैम? ट्रांसलेटर। कौन से ट्रांसलेटर? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो इसे आप ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हो, इसको आप मशीन कोड भी कहते हो, जो सिर्फ मशीन समझती है, ह्यूमंस नहीं समझते हैं। ओके, नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कहानी के बारे में बात करूं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में लैंग्वेज प्रोसेसर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे वही लाइन लिखी है कि लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या हो गए? टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट हैज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। Okay, this program translated into machine code is known as object program or object code। ये वही लाइन लिखी हुई है, ठीक है। एवरी प्रोग्राम हैज इट्स ओन लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अभी अगर मैं सी, सी प्लस प्लस की बात करूं तो उसमें कंपाइलर यूज होता है। जावा की बात करूं तो उसमें कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों यूज होता है। पाइथन की बात करूं, पाइथन प्रोग्रामिंग की, तो वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, उसमें इंटरप्रेटर यूज होता है। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, लेकिन वो होता क्या है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों में से कोई एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अब हम 3 ट्रांसलेटर्स की, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर की। असेंबलर इज अ ओल्ड टाइप लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसमें कुछ निमोनिक्स कोड को कन्वर्ट किया जाता था। समझ में आई बात? निमोनिक्स, जैसे पहले जो लैंग्वेज में कोड किया जाता था उसमें रजिस्टर के नाम, मेमोरी के नाम वो याद किए जाते थे। जैसे REG1 एक रजिस्टर 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्टर 1 हो गया। अगर कोई एक्यूमुलेटर है तो ACU एक्यूमुलेटर के लिए यूज कर रहे हो, तो ये निमोनिक्स होता है कि आप उस डिवाइस का नाम याद रख रहे हो और फिर उस पर कुछ कोड कर रहे हो। तो असेंबली लैंग्वेज में, ये असेंबली लैंग्वेज कहलाती है। इस असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स के फॉर्मेट में हम कोड करते हैं, उसे कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर होता है। बट आजकल जितनी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पर्ल, पाइथन, इसमें जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स यूज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं। तो कहानी समझ में आ रही है कंपाइलर इंटरप्रेटर की, है ना। तो असेंबलर क्या हो गए? यूज्ड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स के फॉर्मेट में हम कोड लिखते थे, जो आजकल यूज नहीं होते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में और मशीन कोड को असेंबली लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है असेंबलर। बट असेंबलर इज ट्रांसलेटर प्रोग्राम फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो आजकल यूज नहीं होती है ना। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम आजकल तो मैम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, जो यूजर क्विकली समझ जाता है। अभी मैं पाइथन का एक कोड लिखा, मैंने सपोज यहाँ पे लिखा a = 10, b = 20, c = a + b। ये कोई बहुत ज्यादा टफ कोड नहीं है। आपने अगर पाइथन लैंग्वेज नहीं भी पढ़ी होगी तो ये कोड पढ़ के समझ जाओगे कि भाई a में 10 है, b में 20 और c में हम a और b को ऐड करवाने 30, आंसर आ जाएगा मैम। तो हमने ये कोड लिखा है 2 नंबर को ऐड करने का, है ना। आपको ये देखकर समझ में आ रहा है, इसीलिए तो इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। समझ में आई बात? तो हाई लेवल लैंग्वेज जो कोई भी यूजर इजीली समझ सकता है, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज जो यूजर के पल्ले नहीं पड़ती थी, जो बहुत टफ थी, जिसके लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती थी, जिसके लिए आपको डिवाइस के ज्यादा और फैमिलियर होना पड़ता था। बात समझ में आ गई? तो असेंबली लैंग्वेज फॉर लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड कंपाइलर और इंटरप्रेटर आर यूज्ड फॉर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें C++ कंपाइलर्स के थ्रू कंपाइलर्स का यूज होता है C++ में ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए। वहीं अगर हम पाइथन की बात करें तो यहाँ पर आप इंटरप्रेटर का यूज करते हो, ठीक है। जावा में भी इंटरप्रेटर यूज होता है, पाइथन, जावा दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं कंपाइलर की बात करती हूं और मैं अगर इंटरप्रेटर की बात करती हूं तो इसका डिफरेंस एग्जाम में आता है। ध्यान से सुनो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। बस क्या डिफरेंस है? एक बेसिक डिफरेंस है। दोनों ही कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं मैम। बट व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट कि कंपाइलर जो होता है ये होल ब्लॉक ऑफ कोड को एक साथ कंप्लीट कर देता है, वन गो में, एक ही गो में कंपाइल कर देता है, एक ही गो में पूरा कोड एग्जीक्यूट कर देता है।
लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन करता है। अगर 10 लाइन का कोड लिखा है ना, 10 लाइन का कोड लिखा है तो इंटरप्रेटर पहले पहली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन यही कंपाइलर पूरी 10 लाइन को, पूरे ब्लॉक को एक बार में एग्जीक्यूट कर देता है। दैट इज व्हाई इट इज फास्ट एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर एंड इट इज स्लो एज कंपेयर टू कंपाइलर। बात समझ में आ गई? बस ये मेन डिफरेंस है दोनों में, और कोई डिफरेंस नहीं है। कि कंपाइलर, सपोज मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 लाइन का एक कोड लिख दिया, तो कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर इन 5 लाइन को एक साथ एग्जीक्यूट कर देगा। कंपाइलर एक साथ एग्जीक्यूट करेगा होल ब्लॉक को। लेकिन अगर वही मैं इंटरप्रेटर की बात कर रही हूं तो इंटरप्रेटर पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। समझ में आई? तो 1 बाय 1, लाइन बाय लाइन यहाँ पे इंटरप्रेटर काम करेगा। अगर किसी भी लाइन में कोई एरर आती है तो जब तक उस एरर को आप सॉर्ट आउट नहीं करोगे इंटरप्रेटर आगे नहीं बढ़ेगा। तो भाई पहले इस एरर को सॉर्ट करो, फिर ही आगे बढ़ना है। ठीक है? तो इंटरप्रेटर इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर दैट ट्रांसलेट्स द स्टेटमेंट ऑफ सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। इट इमीडिएटली बिफोर द ट्रांसलेट नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कॉल्ड द इंटरप्रेटर। ठीक है? इट ट्रांसलेटिंग प्रोसेस एट द स्टेटमेंट डिस्प्ले एन एरर मैसेज, फॉर एग्जांपल जावा इंटरप्रेटर। Okay, now the interpreter differs from compiler. It translates entire source program into object code. Compiler क्या करता है? Entire source program को, पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट करता है। लेकिन वही हम बात करें इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर मेक्स इट इजी ट्रेस आउट एंड करेक्ट एरर्स इन सोर्स प्रोग्राम। और अगर उसके डिसएडवांटेजेस की बात करें इंटरप्रेटर की, तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज स्लो एज कंपेयर टू कंपाइलर, क्योंकि ये 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है या ट्रांसलेट करता है। तो ये लिखा हुआ है, देखो ये डिफरेंस लिखा हुआ है, इसको मार्क कर लेना, जो डिफरेंस मैंने अभी बताया। ओके, बढ़ जाए आगे, इतना समझ में आ गया। बढ़ गए अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। तो मैंने बताया कि किसी कंपनी का कोई मैनेजर, आपके घर में आपकी मदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह होते हैं, जो पूरे होल सिस्टम को ऑपरेट कर रहे होते हैं। चाहे वो उनके लेने देने में हो या नहीं हो, फिर भी ऑपरेट करना उनका काम होता है। बिल्कुल वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। समझ में आ गई बात? वो यहाँ लिखा हुआ है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजर और हार्डवेयर जो है, यूजर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह, एक लिंक की तरह काम कर रहा होता है। आप कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर पा रहे हो, आप कंप्यूटर के डिवाइसेस को समझ पा रहे हो, वो आपके लिए काम कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने इन दोनों चीजों को लिंक किया हुआ है। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द लिंक बिटवीन द यूजर एंड द computer. It provides a platform to use a computer. It enables the user to have complete control over the computer system by commands through the keyboard or input device. The supervisor part of an operating system resides all the time in the memory RAM, and the computer after is turned on, an operating system performs the following task. क्या क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? समझो। सबसे पहला काम, कंट्रोल बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट को मैनेज करना। इनपुट पहुंचा कि नहीं प्रोसेसर तक, प्रोसेसर ने प्रोसेसिंग की या नहीं की है, वापस आउटपुट मॉनिटर तक आया नहीं आया, ये पूरा कंट्रोलिंग का काम। ठीक है? जितने डिवाइसेस हैं, सपोज मुझे प्रिंटर की जरूरत है तो प्रिंटर यूजर को अलोकेट हुआ या नहीं। एक नेटवर्क में 10 कंप्यूटर से और 10 कंप्यूटर से सिर्फ एक प्रिंटर अलोकेट किया गया है। ठीक है? एक ही प्रिंटर। अब अगर एक ने और दो प्रिंटर, 2 सिस्टम्स ने एक साथ प्रिंटिंग कमांड दे दिया, तो प्रिंटर जो है वो किस सिस्टम को पहले अलोकेट होगा, अलोकेट हुआ है या नहीं, प्रिंटिंग हो रही है या नहीं। तो किसी भी रिसोर्स को चेक करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ठीक है? और स्टोरेज को भी चेक करना, मतलब मेमोरी जो आपका रैम, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, जितनी मेमोरी आपके कंप्यूटर सिस्टम में होती है, रैम रोम वगैरह, सबको मैनेज करना। अभी जितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो ना, यूट्यूब को आप एक्सेस कर रहे हो या फिर आपने डॉक फाइल को अपनी बनाई हुई है, क्रिएट की हुई है, तो जो भी सॉफ्टवेयर है जिन पे आप काम कर रहे हो उनको मैनेज करना। इवन सिक्योरिटी मैनेज करना है ना, किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी फाइल जो कि अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस ना कर पाए। अगर आपने परमिशन या पासवर्ड सेट किया है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि इसको मेंटेन करके रखें। ठीक है? कोई अनऑथराइज्ड यूजर आता है तो एक पॉपअप मैसेज डिस्प्ले करवाना कि दिस इज नॉट अ करेक्ट पासवर्ड, एंटर करेक्ट पासवर्ड। ये मैसेज कहां से आता है, ये इंस्ट्रक्शंस कौन देता है। ओके, सिक्योरिटी मेंटेन करना। नाउ डिटेक्ट्स इक्विपमेंट फेलियर, अगर कोई फाइल आपकी ओपन नहीं हो रही है, करप्ट हो गई है, या कोई फाइल आपने डिलीट कर दी और फिर भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो फाइल नॉट फाउंड एरर आ जाती है। कोई डिवाइस काम नहीं कर रहा है तो यूएसबी डिवाइस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, समटाइम्स योर माउस या योर पीडीएफ इज नॉट वर्किंग, तो ऐसा मैसेज आपने देखा है ना, ये कौन बताता है ये मैसेज? ऑपरेटिंग सिस्टम।
बात समझ में आई? ये इंस्ट्रक्शंस देता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम देता है कि कोई भी डिवाइस अगर काम नहीं कर रहा है तो उसके फेलियर होने के इंस्ट्रक्शंस, है ना, सिक्योरिटी में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसके फेलियर होने के इंस्ट्रक्शंस, और सारी चीजों को मेंटेन करना। तो दिस इनेबल्स द यूजर्स टू अचीव हाई एफिशिएंसीज विद द प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स और सिस्टम्स आर कैपेबल। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। पहला होता है आपका CUI दैट इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, दूसरा होता है GUI दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। याद रखना दो टाइप के होते हैं। अब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस तो आजकल यूज नहीं करते हैं मैम, कहा हम तो जमाने में आ गए, AI की दुनिया में आ गए, 5G में जी रहे हैं, तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यूज नहीं होता। कौन सा आप यूज करते हो? GUI का यूज करते हो, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI बेस्ड। ठीक है, अगर मैं बात करूं पुराने विंडोज सॉफ्टवेयर की, विंडोज 90 के पहले के जो सॉफ्टवेयर थे माइक्रोसॉफ्ट के, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हुआ करते थे वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस थे। जैसे डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो MS का, माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है, ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। यहाँ पे आपको कमांड लिख के फाइल क्रिएट करनी है, कमांड लिख के आपको फोल्डर बनाना है जिसको डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ सब कमांड लिख के काम होता था, लिख कर आपको टेक्स्ट लिख कर काम करना है। और अगर मैं आज बात करूं विंडोज 10 की या विंडोज 11 की, MS विंडोज 11 की बात कर लूं, तो ये एक GUI बेस्ड टूल है। यहाँ आपको कुछ भी लिख कर नहीं करना है, जस्ट माउस से सिलेक्ट करो और एक क्लिक पे आपका काम होता है, क्लिक पे आपका फाइल फोल्डर क्रिएट होता है। अंडरस्टूड? और आपको बहुत सारी थीम्स पर बेस्ड अलग अलग ऑप्शंस और टूल्स यहाँ पे मिलते हैं, फीचर्स मिलते हैं, प्लगइन्स एंड ऑल। सो दिस इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें इमेजेस, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, आइकन्स के फॉर्मेट में आपको सारी चीजें समझ में आती है। अभी अगर आपके पास में MS DOS का नॉलेज नहीं भी है ना, तो कोई अननोन पर्सन जिसको कंप्यूटर नहीं भी चलाना आता, अगर थोड़ा बहुत भी लिटरेट होगा वो तो आराम से काम कर पाएगा GUI पर, है ना, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो लिखे हुए से पहले इमेजेस को प्रोसेस कर लेता है। अंडरस्टूड? सो इन CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्स यूजर टू इंटरैक्ट विद द टाइपिंग कमांड्स। एग्जांपल यहाँ पर MS DOS और यूनिक्स दिया हुआ है और इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। देखो ऐसा ब्लैक स्क्रीन खुलता है और यहाँ आपको कमांड लिखनी होती है। ठीक, अब बात करें GUI इंटरफेस की, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो नाउ डेज वेरी मच पॉपुलर। GUI बेस्ड प्रोवाइड्स द कमांड्स फ्रॉम आइकन्स एंड मेन्यूज। फाइल एडिट, व्यू, कट, कॉपी पेस्ट, राइट क्लिक करते तो पॉपअप मेन्यू आ जाता है, डायलॉग बॉक्सेस खुल जाते हैं, रिसाइकल बिन, माय कंप्यूटर सबके आइकन्स दिखते हैं, स्टार्ट बटन का आइकन दिखता है, तो देखकर चीजें समझ में आती है, राइट। सो ये हो जाते हैं आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें आपका विंडोज, लिनक्स, मैक OS, ये जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साइंस दिख रहा है ना, ये सब आपके GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। डन। नाउ डिवाइस ड्राइवर क्या होता है मैम? तो अगर हम बात करें डिवाइस ड्राइवर की, तो जो भी आप एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम से, तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होना चाहिए ना कि कोई नया डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ है, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अलाउ तभी करेगा जब उस डिवाइस ड्राइवर का सॉफ्टवेयर OS के पास पहुंचेगा। सपोज मैंने कोई स्कैनर अटैच किया या मैंने कोई प्रिंटर अटैच किया अपने कंप्यूटर सिस्टम से, तो स्कैनर, प्रिंटर या वाईफाई आप कनेक्ट करते हो अपने कंप्यूटर से, तो उसका भी एक अडाप्टर आता है, तो उनके जितने सॉफ्टवेयर है वो पहले सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिलियर होता है, उसे पता चलता है कि भाई कोई नया जो है डिवाइस कनेक्ट हुआ है। अंडरस्टूड? बात समझ में आई? जैसे कोई नया मेहमान आपके घर पे आता है तो पहले आप उसको देखते हो, समझते हो कि भाई ये किस टाइप का है ना, वो आपके साथ फैमिलियर होता है, वो आपको जानता पहचानता है तो आपके घर आता है। बिल्कुल वैसे कंप्यूटर सिस्टम में भी होता है, कोई भी डिवाइस आप कनेक्ट करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पहले उसका सॉफ्टवेयर, उसका जो डिवाइस ड्राइवर है वो होना चाहिए, तभी वो डिवाइस काम कर पाएगा। अगर प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा सिस्टम में तो प्रिंटर को एक्सेस नहीं कर पाओगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे पहचानेगा कि ये प्रिंटर है? बात समझ में आ गई? तो वही डिवाइस ड्राइवर की कॉमनली नोन एज ड्राइवर, जैसे कि आप जब कार चलाते हो या आप कुछ भी ड्राइव करते हो तो एक ड्राइवर की जरूरत होती है जो सही डायरेक्शन में आपको लेकर जाएगा, सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचाएगा। बिल्कुल वैसे यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर होते हैं अलग अलग हार्डवेयर के लिए, उनको रन करने के लिए, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करता है और फिर वो डिवाइसेस आप यूज कर सकते हो आसानी से अपने काम के लिए। ओके, तो हर एक हार्डवेयर का एसोसिएटेड डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर में होना जरूरी है, चाहे फिर वो प्रिंटर हो या USB ड्राइव हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, रैम हो या कोई सा भी डिवाइस हो। ओके, चलिए अगला दिया हुआ है यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अभी हमने क्या कंप्लीट कर लिया? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लिया, जिसमें डिवाइस ड्राइवर्स और साथ में लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, तीनों की कहानी समझ ली। और तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्यों रखे गए अब समझ में आ गया। आपको प्रिंटर यूज करना है प्रिंटिंग के लिए, तो उसका सॉफ्टवेयर पहले सिस्टम में होना चाहिए। सिस्टम पहले पहचानेगा कि ये हमारा ही दोस्त है, हमारा ही डिवाइस है, ठीक है, फिर आप उसको यूज कर पाओगे। गॉट माय पॉइंट? तो ये हो गए सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर्स को सपोर्ट करते हैं, भाई आपको सॉन्ग सुनना है, आपको मूवी देखना है, आपको फाइल डाउनलोड करनी है, आपको गेम खेलना है, आपको किसी डॉक्यूमेंट को या प्रेजेंटेशन को बनाना है, या फिर आपको कोई भी PDF बनानी है, तो क्या करना है?
उसके लिए सॉफ्टवेयर होना चाहिए सिस्टम में पहले। तो वही सॉफ्टवेयर जो यूजर को फैसिलिटी देते हैं प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट, फाइल और ये सब क्रिएट करने में, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। सो इट इज यूज्ड टू डिजाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पस फॉर द यूजर एंड दिस इज नोन एज एप्लीकेशन प्रोग्राम, जिसमें आपके वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स, स्प्रेडशीट टूल्स, डेटाबेस प्रोग्राम्स, वेब ब्राउजर्स, डेवलपमेंट टूल्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग, इमेज एडिटिंग प्रोग्राम्स, मीडिया प्लेयर प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, जो दुनिया भर के काम हम कंप्यूटर पे करते हैं ना, वो सारे सॉफ्टवेयर्स आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के अंदर ही आते हैं। तो दीज इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस। अगर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो हर कोई यूज करता है, आप भी डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, आपके घर में आपके फादर है वो भी यूज करते हैं, स्कूल में जाते हो टीचर यूज करते हैं, अगर आप बैंक जाते हो तो बैंक वाले भी वही वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे होते हैं डॉक फाइल बनाने के लिए। तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग लोग एक सेम ही सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, तो वो जनरल पर्पस हुआ। ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम डॉक फाइल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, एमएस वर्ड या लिब्रे ऑफिस राइटर का आप यूज कर रहे हो। अगर आपको स्लाइड्स बनानी है तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज करोगे, चाहे आप अपने लेवल पे कोई प्रेजेंटेशन बनाओ, कोई इंप्लॉय, कोई टीचर, कोई बैंक मैनेजर, जो भी स्लाइड्स बनाएगा वो सॉफ्टवेयर वही यूज करेगा। तो जो जनरली कॉमन जो सॉफ्टवेयर है जो हर कोई यूज कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का पर्सन यूज कर सकता है अपने काम के लिए, वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, जिसमें लार्ज सेट ऑफ यूजर्स जो है उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन टू इट। उस सॉफ्टवेयर में आप बदलाव नहीं कर सकते, बस उसको आप यूज कर सकते हो। सो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स, दीज ऑल आर इंक्लूडेड एज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक है, कुछ तो बहुत पॉपुलर है, जैसे हम बात करें माइक्रो कंप्यूटर, यूजर फॉर होम, एजुकेशन, बिजनेस, साइंटिफिक, इन सारे पर्पस में हम इसका यूज करते हैं। और पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है ना, समझ में आ गया। अब अगर हम इस एक एक करके इंडिविजुअली इनको डिस्कस करें तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किस लिए यूज किए जाते हैं मैम? डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। आपको अपने प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज बनाना है या आपको कोई लेटर या कोई रिपोर्ट लिखनी है तो आराम से आप डॉक फाइल का यूज करोगे, है ना। सो कोई लिस्ट बनानी है तो भी आप डॉक फाइल का यूज करोगे। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को आसानी से क्रिएट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, लेटर, रिपोर्ट्स, मेमोज, या ये सारी चीजें आप यहाँ बनाते हो। और यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हो उसको फ्यूचर यूज के लिए सेव करके रख सकते हो ताकि बाद में भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सम एग्जांपल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर एमएस वर्ड, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, लोटस, वर्ड प्रो, वर्ड परफेक्ट। ये सभी जो है बेसिकली एमएस वर्ड प्रोसेसर के सॉफ्टवेयर है। पहले तक अगर बात करें आज से 10 साल पहले तक तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना मार्केट जमाया हुआ था। हर एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के बेस्ट थे। माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड प्रोसेसर की बात कर लो, माइक्रोसॉफ्ट का इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बात कर लो। लेकिन धीरे धीरे लिब्रे ऑफिस आया, ओपन ऑफिस आया और अब ये अपना मार्केट जमा रहे हैं ना। आजकल लिब्रे ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस राइटर भी उतना ही पॉपुलर है। और इन सबसे भी ऊपर आप गूगल डॉक्स का यूज कर लो, कहीं मत जाओ। गूगल डॉक्स दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करो, गूगल डॉक को यूज करो, है ना। जरूरी नहीं कि आपके पास आपका सिस्टम होना चाहिए, कहीं भी यूज कर सकते हो। गॉट माई पॉइंट? तो दीज ऑल आर दी वर्ड प्रोसेसिंग टूल जो कि यूजर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज यूज्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन सिलेबस, लेसन प्लान्स और सब्जेक्ट्स, डिटेल्स एंड एवरीथिंग। टीचर्स कैसे यूज करते हैं? जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है डॉक्यूमेंट्स में मिलती है, राइट। अब बात करें हम इसके बाद कि कैसा दिखता है ये सॉफ्टवेयर, तो कुछ इस तरीके से दिखता है। एक ब्लैंक पेज टाइप का आपको यहाँ पर इसका इंटरफेस दिखता है, जहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, यहां से लिखना आप स्टार्ट कर देते हो। टाइटल बार होता है, मेन्यूज बार होती है, फाइल, एडिट, व्यू, ऐसे कुछ मेन्यूज होते हैं। कुछ आइकन्स बने होते हैं टूल बार्स में, कट, कॉपी, पेस्ट, एडिट, है ना। फॉर्मेटिंग के कुछ टूल्स होते हैं, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम वगैरह बदल सकते हो। तो इस तरीके का इंटरफेस होता है। अभी टेंशन लेने की बात नहीं है बेटा, अगला यूनिट हम यही पढ़ेंगे जिसमें हम इनको डिटेल में समझेंगे कि डॉक्यूमेंट बनाते कैसे। ठीक है, ये ओपन ऑफिस राइटर का इंटरफेस है, ये एमएस वर्ड का इंटरफेस है। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एमएस वर्ड पे काम करना आ गया तो ओपन ऑफिस राइटर पे, लिब्रे ऑफिस राइटर पे भी कर सकते हो। आप डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो मैम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या हुआ? ये इस तरीके का एक इंटरफेस होता है जिसमें कुछ कॉलम और रोज बने होते हैं। मतलब जब आपको कोई भी मार्कशीट जैसा कुछ डिजाइन करना है, कोई टेबल बनानी है, आपको अपनी क्लास में कितने स्टूडेंट है उनकी पूरी डिटेल एंटर करनी है, स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, क्लास, फीस, मार्क्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसा कुछ आपको टेबुलर स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर होता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसमें एमएस एक्सेल सबसे टॉप पे आता है। इसके बाद आजकल आप लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस कैल्क का यूज कर सकते हो या फिर आप गूगल शीट्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली डेटा को ऑर्गेनाइज रखने में, प्रोसेस डेटा को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज
रखने में, स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करने में हेल्प करता है, जिसमें कुछ फॉर्मूलाज और फंक्शंस आपको मिल जाते हैं, है ना। अब फॉर्मूलाज फंक्शन बोले तो आपने सपोज कि मार्क्स लिखे हुए, मार्क्स का टोटल करवाना है, तो चुटकियों में एक सिंगल क्लिक में टोटल होगा। आपको टोटल करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट करवाना है कि मिनिमम मार्क्स किसके हैं, मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, तो वो भी तुरंत क्विकली होगा, जिसके लिए फॉर्मूलाज फंक्शंस यूज कर सकते हो जो कि न्यूमेरिक डेटा पे अप्लाई होते हैं। अब इसका यूज भी देखो, जरूरी नहीं है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, कोई बिजनेस मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर, जो कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। कैसा भी पर्सन जिसको टेबुलर डेटा पे काम करना है, कोई शॉपकीपर, कोई डेटाबेस मैनेजर, कोई भी इस पे काम कर सकता है। तो एमएस एक्सेल, ओपन ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क, एप्पल नंबर्स, लोटस 1 2 3, दिस ऑल आर दी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अब दिखता कैसे है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। जैसे आपकी वो चेक्स की कॉपीज नहीं आती थी जिसमें रो और कॉलम आपको दिखते हैं, हर एक रो और हर एक कॉलम का एड्रेस होता है, जिसे सेल एड्रेस कहते हैं। हर एक रो और हर एक कॉलम के इंटरसेक्शन से मिलकर बनती है एक सेल, सेल में आप एंटर करते हो डेटा। तो यहां पर A2 लेकर ABCD अल्फाबेट्स वाले सारे कॉलम के नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 करके न्यूमेरिक नंबर से सारे रो के नंबर होते हैं। अगर मैं इस सेल की बात कर रही हूं तो सपोज ये G वाली सेल है और यहां से 3rd नंबर वाली रो है, तो ये G3 करके जो है आपका सेल एड्रेस हो जाएगा। पहले कॉलम आता है फिर रो आती है, ठीक है। अभी लाखों में रोज होती हैं, लाखों में मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक आपको रोज मिल जाएगी, तो भर के डेटा आप यहाँ एंटर कर सकते हो। और जो बेसिकली आपके कॉलम्स है वो 255 655 36 तक होते हैं। अब आप सोच रहे हो मैम कॉलम्स तो जो ए से अल्फाबेट होते हैं वो तो 26 से अल्फाबेट होते हैं, तो बेटा ए से लेकर जेड के बाद में ए बी ए सी ए डी ए जेड, फिर बी ए, ऐसे जो है नंबरिंग बढ़ती जाती है। ओके देखना कभी स्क्रॉल करके, यहाँ भी वही सेम चीज जैसे डॉक में होता है वैसे का वैसे आपको यहाँ भी दिखेगा। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क, एमएस एक्सेल दोनों ही सेम सॉफ्टवेयर है। आगे नेक्स्ट यूनिट में हम इनको डिटेल में कवर करेंगे, सो डोंट पैनिक, मैं डिटेल में भी समझाऊंगी, प्रैक्टिकल के साथ भी समझाऊंगी। थर्ड सॉफ्टवेयर इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अगर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये बेसिकली वो सॉफ्टवेयर जिसमें आप स्लाइड्स बनाते हो, जिसमें आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, जहां पे आपको स्कूल से प्रोजेक्ट भी दिया जाता है कि भाई इस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बनाओ, उस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बनाओ, सेमिनार है तो बनाओ, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया उसको रिप्रेजेंट करना है तो आपको स्लाइड शो करनी होती है, तो वही सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जो अगेन स्लाइड शो के फॉर्मेट में हम अपनी जो भी स्लाइड्स हैं उनको प्रिपेयर करके शो करते हैं, ठीक है। चाहे बिजनेस मीटिंग्स हो रही हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, तो वहां भी आपको अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना होता है, तो इसी का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां भी आप ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हो, एनिमेशंस को, ट्रांजिशंस को ऐड कर सकते हो और इंटरैक्टिव स्लाइड्स बना सकते हो। सो इट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस डिस्प्ले की इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आर एमएस पावरपॉइंट ट्रेंडिंग एंड टॉप मोस्ट, उसके साथ साथ ओपन ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, किंगसॉफ्ट प्रेजेंटेशन, एप्पल कीनोट, दीज ऑल आर दी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स। ओके अब किस तरीके से दिखता है, कुछ इस तरीके से। अगर मैं बात करूं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की तो सेम टॉप तो एज इट इज रहता है, वही मेन्यू बार, टाइटल बार, कुछ टूल्स, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, लेकिन इसका जो इंटरफेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे होती है एक साइड बार जिसमें होते हैं सारी स्लाइड्स। सपोज एक प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आपने 10 स्लाइड्स बनाई है तो उसके थंबनेल छोटे छोटे मिनिएचर्स के फॉर्मेट में आपको सारी स्लाइड्स दिखती हैं, और जिस स्लाइड को आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो एक लार्ज व्यू में आपको यहाँ पे दिख रही होती है। नीचे नोट सेक्शन होता है जहाँ नोट लिख सकते हो, स्टेटस बार होती है, यहाँ पे आप ग्राफिक्स ऐड कर सकते हो, टेबल, इमेजेस, जो आपको ऐड करना है, कोई कंटेंट ऐड करना है, कोई वीडियो ऑडियो ऐड करना है, एनिमेशन ट्रांजिशन ऐड करना है, म्यूजिक ऐड करना है, सब ऐड करके अपनी स्लाइड को धमाकेदार बना सकते हो, ठीक है। यहाँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये पूरा जो इंटरफेस आप देख रहे हो ये भी मैंने गूगल स्लाइड्स में ही बनाया हुआ है ना। बात समझ में आ गई? तो गूगल स्लाइड्स या फिर हम एमएस पावरपॉइंट की बात कर लें, इंप्रेस की बात कर लें, दीज आर द कॉमन सॉफ्टवेयर्स फॉर क्रिएटिंग स्लाइड्स। नेक्स्ट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। अभी मैम ये क्या होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर? ये भी एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर आपको कोई इमेज को एडिट करना है तो आप क्या कर सकते हो, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, जिसमें फोटोशॉप का नाम तो सभी ने सुना होगा। किसी पिक्चर को एडिट करना है, किसी इमेज को, ग्राफिक को एडिट करना है, तो यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए है ना, बेसिकली हम किसका यूज करते हैं, DPS, दैट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का, जिसमें आपका एडोब फोटोशॉप, एडोब InDesign, कॉरल ड्रॉ, कैनवा वगैरह जो आजकल आप यूज कर रहे हो, एडोब एक्सप्रेस वगैरह, ये सब DPS मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ही आते हैं। सो सम आर यूज्ड फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स, अदर्स कैन
ऑल्सो यूज। अब इसका यूज आजकल हर कोई कर रहा है, फ्लायर्स बनाने में यूज कर रहा है। आप जो कम्युनिटी पोस्ट देखते हो वो भी मैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनाती हूँ, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है। थंबनेल्स वगैरह आप डिजाइन कर सकते हो, ऑडियो वीडियो डिजाइन कर सकते हो। अंडरस्टूड? तो ये डिजाइनिंग पर्पस के लिए होता है, राइट? तो इस तरीके का इसका इंटरफेस दिखता है। अगर मैं एडोब फोटोशॉप की बात करूं तो ऐसा ही इंटरफेस दिखता है। यहाँ साइड में आपको साइड बार में कुछ टूल्स मिल जाते हैं। अगर आपने यहाँ से कोई सा भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है तो उसमें आप जो भी इमेज एडिट करोगे तो इमेज से रिलेटेड सारे टूल्स यहाँ मिल जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, तो आप आराम से कलर, बैकग्राउंड, थीम सारी चीजें चेंज कर सकते हो। डन। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ब्राउजर। जब इंटरनेट को एक्सेस करना है तो इस हीरो के साथ में तो आपको काम करना ही पड़ेगा। ये सबसे नेसेसरी सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट में आपको कोई इमेज एक्सेस करना है, इंटरनेट पे जो दुनिया का काम कर रहे होते हैं वो सभी ब्राउजर के थ्रू ही पॉसिबल है। अगर ब्राउजर नहीं होगा तो आप सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। ओके, तो ब्राउजर इज यूज्ड टू एक्सप्लोर इंटरनेट इन एन इजी वे, नेविगेटिंग द इंटरनेट थ्रू अ सीरीज दैट इज यूजर इज एबल टू ब्राउज इंटरनेट। एग्जांपल, अगर ब्राउजर की बात करूं तो आपके मोबाइल फोन में भी ब्राउजर होता है, गूगल क्रोम वगैरह, तभी आप एक्सेस कर पाते हो, है ना? वैसे ही यहाँ पर गूगल क्रोम, नेटस्कोप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स, सफारी, नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा, यूसी ब्राउजर, ये सभी क्या है? डिफरेंट टाइप के ब्राउजर्स हैं। ओके, सो हर एक में टूल बार होती है, हर एक में वो सारे टूल्स होते हैं जिसकी मदद से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। आपने अगर 10 दिन पहले भी कोई वेबसाइट को एक्सेस किया है तो उसमें हिस्ट्री में जाके आप उसे एक्सेस कर सकते हो। आपकी सर्च हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। अगर कोई थर्ड सॉफ्टवेयर को एड इन करना चाहते हो तो प्लगइन की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है, जहां से आप प्लग इन कर सकते हो। इसमें एक एड्रेस बार होती है जहां पे आपको हर वेबसाइट का एड्रेस दिखता है, जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि ये सही वेबसाइट है या नहीं है ना? तो इतना समझ में आ गया ब्राउजर सॉफ्टवेयर अपने आप में। अब ये एक ब्राउजर सॉफ्टवेयर का यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है जिसमें विकिपीडिया वेबसाइट को ओपन किया हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर की मदद से। तो ओल्ड टाइप है, कोई बात नहीं, लेकिन आजकल तो मैम हम गूगल क्रोम, सफारी, यूसी ब्राउजर, ओपेरा, डिफरेंट ब्राउजर्स है जो आपका सिस्टम सपोर्ट करता है, उसको हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। अभी अगर हम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की बात करें तो देखो वही जो मैंने बताया, फोटोशॉप, डायरेक्ट माया, फ्लैश वगैरह, ये सब आपके मल्टीमीडिया में भी आ जाते हैं। तो मल्टीमीडिया डेस्कटॉप पब्लिशिंग की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ही है, लेकिन इसमें आपका विंडो मीडिया प्लेयर, वीएलसी प्लेयर, म्यूजिक वगैरह सुनना है, ऑडियो सुनना है, तो ये इसमें ही आएंगे, मल्टीमीडिया में आएंगे। मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स, टेक्सचुअल, ऑडियो, वीडियो सब मल्टीमीडिया में आता है। एक्चुअली मल्टीमीडिया कंटेंट होता क्या है? मल्टीमीडिया में ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्सचुअल डेटा, सारे तरीके का डेटा आ जाता है, लिंक के फॉर्मेट में, बायोमेट्रिक फॉर्मेट में, हर तरीके का। तो ये जितने भी बचे हुए सॉफ्टवेयर हैं आपके, वो सब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं, चाहे वीएलसी प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर, क्विक टाइम या फोटोशॉप, फ्लैश, डायरेक्टर माया, जितने सॉफ्टवेयर है वो सभी मल्टीमीडिया में आते हैं, जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, साउंड सब इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स के मैंने यहाँ पे इमेजेस भी लगाई हुई हैं। एंड लास्ट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। भाई आपने डॉक्यूमेंट बना लिया, आपने प्रेजेंटेशन बना ली, आपने एक्सेल की शीट बना ली, बट यदि आपको डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस जो कि एक्सेल की शीट से भी बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें आप एक डेटाबेस बनाते हो, उसमें मल्टीपल टेबल्स बनाते हो, ठीक है, आप फॉर्म्स, रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। इस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को एज ए बैकएंड आप यूज कर सकते हो। कैसे? एज अ बैकएंड यूज कर सकते हो कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो वो डेटाबेस कहलाता है। तो यहाँ पे जो डेटा होता है स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा को मेंटेन किया जाता है, और वो स्ट्रक्चर्ड वे कहलाती है टेबल। टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ डेटा मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट अ डेटाबेस। इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। दिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव, मैनिपुलेट द डेटा। फॉर एग्जांपल एमएस एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, माईएसक्यूएल, नाम तो सुने होंगे। ये आपको क्लास 10th में डिटेल में पढ़ना है ना? जब आप क्लास 10th में जाओगे तो वहां में आपको डेटाबेस भी पढ़ा रही होंगी, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, आपकी बरका मैम आपके साथ क्लास 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी, और 12th के बाद भी आपको मिलेगी। तो कहीं भी किसी भी टाइम पर किसी भी समय कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, इंस्टाग्राम चैनल पे आ सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, नोट्स वगैरह चाहिए वहां भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ जाए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो डेटाबेस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस ना कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, नाउ स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो पढ़ लिए, जिसपे जनरली कोई भी बंदा काम कर सकता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक पर्पस पे आए तो मान लो मैं सबसे पहले बात करती हूँ रेलवे रिजर्वेशन की। अभी रेलवे रिजर्वेशन में क्या आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो? रेलवे रिजर्वेशन में क्या आप यहाँ पर एयरलाइन के टिकट्स बुक कर सकते हो? रेलवे रिजर्वेशन में आप मूवी के टिकट्स बुक कर सकते हो? बिल्कुल नहीं मैम, क्या बात कर रहे हो। रेलवे रिजर्वेशन में तो सिर्फ हम ट्रेन के टिकट्स ही बुक कर सकते हैं, ट्रेन में सीट्स पता कर सकते हैं, ट्रेन का रूट पता कर सकते हैं, उसका रनिंग लाइव स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ट्रेन की अगर आपको टिकट्स बुक करनी है, आपको कहीं घूमना है, कहीं ट्रैवल करना है, उसके बारे में इंक्वायरी करनी है, तो वो सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएगी। आईआरसीटीसी इसकी
पॉपुलर वेबसाइट है। तो एक स्पेसिफिक पर्पस क्या हो गया, रेलवे के टिकट्स के लिए बनाया गया। अगर मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया होटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो होटल मैनेजमेंट में आप मूवी के टिकट या गेम्स वेम्स तो प्ले नहीं कर पाओगे, है ना, इसका भी एक स्पेसिफिक मतलब है। तो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना जाते हैं। होटल मैनेजमेंट, अगर आपके स्कूल की बात करूं तो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, कोई ERP सॉफ्टवेयर होता है, एयरलाइन के लिए अलग होता है, मूवी के टिकट बुक करने के लिए बुक माई शो एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है। तो बेसिकली ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिकली यूज किए जाते हैं, जिसमें कोई दूसरा काम आप नहीं कर सकते हो या कोई दूसरा यूजर भी उस पर काम नहीं कर सकता है। सो स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन टू कैरी आउट एक स्पेसिफिक टास्क फॉर अ पर्टिकुलर और ग्रुप ऑफ यूजर्स। जैसे अकाउंटिंग के लिए स्पेसिफिक अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यूजर की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, रिजर्वेशन सिस्टम्स होते हैं, अटेंडेंस सिस्टम्स होते हैं, पेरोल सिस्टम्स होते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम होता है। अगर आप शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाते हो तो वहां बिलिंग सिस्टम होता है, बिलिंग काउंटर पे सिस्टम में जहां बिल जनरेट हो रहा होता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए हैं। अभी अकाउंटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है, अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शंस होते हैं उनके लिए बनाया गया है। रिपोर्ट जनरेट करना, रिसिप्ट्स निकालना, बेसिकली अकाउंटिंग पर्पस के लिए बनाया होता है, ठीक है। जिसमें टैली नाम का एक सॉफ्टवेयर अगर आपने सुना होगा तो बहुत पॉपुलर है, टैली नाम का सॉफ्टवेयर, जिसमें एक्चुअल में आप अकाउंटिंग का पूरा काम कर रहे होते हो, ठीक है। अगर रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें तो रिजर्वेशन सिस्टम होटल्स, ट्रेन, टिकट्स, एयरलाइंस, इन सब के लिए अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, अलग अलग रिजर्वेशन सिस्टम्स बनाए गए हैं, ठीक है। HR मैनेजमेंट की बात करें तो हर कंपनी में एक HR, एक ह्यूमन रिसोर्स टीम होती है जो ओवरऑल कंपनी, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल थिंग के लिए डिजाइन की जाती है। एम्प्लॉयज का डिटेल मेंटेन करना है, इन्वेंट्री मेंटेन करना है, एक्चुअल में एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें आपका पेपर वर्क, रिक्रूटमेंट और हायरिंग और सारी चीजों को मैनेज करते हैं, ठीक है। नाउ अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको तो बहुत अच्छे से जानते हो। आजकल अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है, ये अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए भी होता है, टीचर्स के लिए भी होता है। आपने देखा होगा कि वो थंब मशीन लगी होती है, जैसे ही आप स्कूल में आ रहे हो तो आपको थंब करना होता है इन, और आप जा रहे हो तो आपको थंब आउट करके जाना होता है, ठीक है। तो उसके थ्रू आपकी अटेंडेंस मार्क होती है, आप कितनी बजे आए, कितनी बजे गए। और ये सिर्फ स्कूल्स में नहीं, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में भी आजकल अवेलेबल है। बायोमेट्रिक के थ्रू भी आप इसको क्या कर सकते हो, लॉक करवा सकते हो, ठीक है, अपनी अटेंडेंस लगा सकते हो। तो ये बेसिकली जो है अटेंडेंस सिस्टम डिफरेंट तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। अगर स्टूडेंट अटेंडेंस की बात करें तो आप स्कूल में आए हो नहीं आए हो वो भी आजकल सॉफ्टवेयर पे जो है अपडेट हो जाती है, ठीक है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन आ चुकी है, राइट। नाउ पेरोल सिस्टम की बात कर ले तो पेरोल सिस्टम एम्प्लॉय की सैलरी को कैलकुलेट करने वाला सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें एम्प्लॉय कितने दिन काम किया है, कितने हाफ डेज लिए हुए हैं, कितने फुल डे लीव ली हुई है ना, आपकी लीव विदाउट पे कितनी है, विद पे कितनी है, पीएफ कट रहा है तो पीएफ कितना कट रहा है, सब कुछ कैलकुलेट करके ग्रॉस पे, नेट पे, टोटल पे निकालने के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। इसमें टोटल अलाउंस, ग्रेड्स, अलाउंस, इंसेंटिव्स, बोनस, ये सारी चीजों को कैलकुलेट करते हो, ओके। नाउ इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, अब इसका क्या काम है मैम। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम बेसिकली यूज किया जाता है कहां पर, बिजनेस में, जहां पे आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपने कितना परचेज किया, कितना सेलिंग हुआ है आपका, ठीक है, कितना स्टॉक अभी आपके पास बचा हुआ है, इन सारी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है। मैनेजिंग कंपनीज इन्वेंट्री, परचेसिंग, शिपिंग, रिसीविंग, ट्रैकिंग, वेयरहाउसिंग, स्टोरेज, टर्नओवर, रीऑर्डरिंग, ये सब इन्वेंट्री कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। दिस कंट्रोल सिस्टम में बी यूज्ड टू ऑटोमेट अ सेल्स ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस। अ सिस्टम कंटेन्स लिस्ट ऑफ ऑर्डर टू बी फिल्ड एंड प्रॉम्प्ट वर्कर्स टू पिक द नेसेसरी आइटम्स, प्रोवाइड देम अ पैकेजिंग एंड शिपिंग इंफॉर्मेशन। तो सारी चीजों को कुल मिला के एक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में रख दिया है। लास्ट इज बिलिंग सिस्टम। अगर बिलिंग सिस्टम की बात करें तो अगेन आई एम टेलिंग, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाते हो, शोरूम्स में जाते हो, सुपरमार्केट्स वगैरह में जाते हो तो वहां पे बिलिंग काउंटर्स होते हैं, जहां पे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर उनका काम कर रहा होता है जो कि बिल्स को जनरेट करता है, जिसमें कस्टमर की डिटेल और कस्टमर ने क्या क्या ऑर्डर, क्या क्या आइटम्स परचेज किया हुआ है, उन सारे डिटेल, उन सारे आइटम्स को मैनेज किया जाता है और उसके बेसिस पे टोटल बिल जनरेट होता है ना। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक पेरिफेरल डिवाइस यूज होता है, एक स्पेशल डिवाइस यूज होता है जो किसी भी आइटम को स्कैन करता है तो उसकी पूरी डिटेल ऑटोमेटिकली उस सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहुंच जाती है। अब वो क्या होता है, बारकोड रीडर, जो कि हर एक आइटम पे बारकोड होती है उसको रीड करता है, उसमें उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, आइटम्स, प्राइस, एवरीथिंग सब उसमें होता है। तो वो पूरी इंफॉर्मेशन एज इट इज सिस्टम में पहुंच जाती है, जैसे ही बारकोड रीडर से आप उस बार्स को रीड करते हो जो हर एक प्रोडक्ट पे होती है, ठीक है। तो बेसिकली इसका यूज किया जाता है बिलिंग काउंटर्स पर, शॉपिंग मॉल, शोरूम, सुपरमार्केट्स में। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज लास्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब मैम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या हुआ, हमने सिस्टम को फैसिलिटी देने वाला सिस्टम
सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, यूजर्स को फैसिलिटी देने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ लिया। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली डिजाइन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि यूजर को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे मैम? सपोज कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर वायरस आ जाते हैं तो क्या करते हो आप? आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, अल्टीमेटली आपका भी काम सफर करेगा, आप भी काम नहीं कर पाओगे। तो आपके सिस्टम को इन वायरसेस से बचाने के लिए सिस्टम को यूटिलिटी देता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मेरी बात समझ में आ गई? तो एंटीवायरस क्या हो गया? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। अब मान लो कि एक फाइल है आपकी जो है 1 GB की फाइल, लेकिन अब ये 1 GB की फाइल इसको आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो, आपको इस फाइल को कंप्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस फाइल को 1 GB से आपको कंप्रेस करना है, किसमें? आपको कंप्रेस करना है यहाँ पर 500 MB या 500 KB में। तो आप क्या करोगे? इसके लिए इससे लेस होनी चाहिए आपकी फाइल, तो आप यहाँ पे फाइल कंप्रेसर टूल का यूज करोगे। किसका? फाइल कंप्रेसर। तो फाइल कंप्रेसर क्या हो गया? कहीं ना कहीं यूजर को और सिस्टम को फैसिलिटी दे रहा है, आप अपने काम को प्रॉपर्ली कर पा रहे हो। तो डिस्क कंप्रेशन टूल्स, आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, बैकअप टूल, अगर कोई डेटा आपका गलती से डिलीट हो जाता है, नहीं मिल रहा है, तो बैकअप टूल्स, रिकवरी टूल्स आप अपने सिस्टम में डाल सकते हो जिससे आपका बैकअप होकर डेटा प्रॉपर्ली सेफ रहे। अंडरस्टूड? सो दीज आर द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कि स्पेसिफिक डिजाइन किए जाते हैं सिस्टम को यूटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, यूजर को फैसिलिटी देने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सभी को मिलाकर यहाँ पे इन सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है, सभी की केयर की जाती है, बेसिकली ऐसा कह सकते हैं, सभी की केयर। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स असिस्ट अ प्रोग्राम कंप्यूटर बाय परफॉर्मिंग हाउसकीपिंग फंक्शंस लाइक डिस्क, फोल्डर, फाइल मैनेजमेंट, क्रिएटिंग और मूविंग, रीनेमिंग द डिलीटेड फाइल्स, फोल्डर्स, बैकअप यूटिलिटीज। ठीक है, डिस्क में बैकअप लेना है आपको जितना भी डेटा, उसके लिए डिस्क फ्रेगमेंटेशन और कंप्रेशन टूल्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, वायरस फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम इन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं, जिसमें मैकेफी, क्विक हिल, ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स है, नेट प्रोटेक्टर, नेट, ये सब कुछ आपके इसी में आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अब अगर हम डेटा बैकअप की बात करें तो डेटा बैकअप यूटिलिटी क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप डेटा को कॉपी करना भूल जाते हो, आप डेटा का बैकअप लेना भूल जाते हो, तो आप डेटा बैकअप यूटिलिटी को ऑन कर सकते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में। इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली एक ड्यूरेशन पर, आपने 10 दिन, 2 दिन, 5 दिन या आपने 24 घंटे सेट किए तो उसमें वो डेटा ऑटोमेटिकली बैकअप होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्क ड्राइव से डेटा को आपके बैकअप किया जाता है। तो ये यूटिलिटी बेसिकली हमें डेटा बैकअप में प्रोवाइड होती है। अंडरस्टूड? सो मोस्टली ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड डेटा बैकअप फैसिलिटी। अब मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है, तो एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सिक्योरिटी और सारी चीजें। ओके, सो सम एग्जांपल्स ऑफ अदर डेटा बैकअप सॉफ्टवेयर आर नोवा बैकअप, यूसी यूटिलिटीज, पीसी बैकअप, नॉर्टन गोस्ट। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा भी कुछ और भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेटा बैकअप की फैसिलिटी देते हैं, जिससे नाम आपने यहाँ पे देख रहे हो, रिकवरी करके भी कुछ होते हैं सॉफ्टवेयर। राइट, आ गई बात समझ में? तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो करता ही है, इसके अलावा भी कुछ सॉफ्टवेयर है जो आपको यूटिलिटी देते हैं, दैट इज वाई इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में रखा है। नाउ कंप्रेशन यूटिलिटी, फाइल को कंप्रेस करने के लिए आजकल तो ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल है। आप ऑनलाइन ऐसे लिखो कि फ्री कंप्रेशन टूल्स यूज्ड ऑनलाइन या फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको कुछ ऐसे टूल्स देगा जिसके थ्रू आप फाइल को कंप्रेस कर सकते हो। तो वही सेम, दीज आर द यूटिलिटी प्रोग्राम दैट श्रिंक्स द फाइल दैट लेस डिस्क स्पेस इज ऑक्यूपाइड। तो आपके डिस्क में जो स्पेस है वो कम यूज होगी। अंडरस्टूड? तो आपकी जो डिस्क स्पेस है वो इफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। इसमें आप अपनी फाइल को विनजिप में, पीके जिप में, जिप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि जिप फाइल कहीं ना कहीं कम स्पेस लेता है। ठीक है, अगर डिस्क डीफ्रेगमेंटर की बात करें तो आप देखते हो आपकी हार्ड डिस्क को आप सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव में डिवाइड कर देते हो। तो अगर आपको डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन टूल को एक्सेस करना है तो ये बेसिकली आपके कंप्यूटर को और एफिशिएंटली वर्क करने में हेल्प करता है, जिसमें सी ड्राइव में सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर फाइल। डी ड्राइव में फिर आप पे डिपेंड करता है कि डीईएफ में आप क्या रखते हो। तो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन जो टूल्स होते हैं वो बेसिकली मेमोरी को मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें आप अलग से भी इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। डिस्क डीफ्रेगमेंटर के भी टूल्स अवेलेबल होते हैं। नाउ एट लास्ट, वायरस स्कैनर और क्लीनर सॉफ्टवेयर्स जो अननेसेसरी फाइल्स, टेम्परेरी फाइल्स या वायरस डिटेक्टेड फाइल्स को आपके सिस्टम से रिमूव कर देता है, वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कि क्लीनअप सॉफ्टवेयर होते हैं, जो आपके सिस्टम को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं और वायरस को डिटेक्ट करके उसको रिमूव करने का भी काम करते हैं। आप अगर कोई पेन ड्राइव भी लगाते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो पहले एंटीवायरस उसको स्कैन करेगा, उसके बाद में उसका डेटा रिवील करेगा। ठीक है, तो बिट डिफेंडर, क्विक हिल, नॉर्टन, कैस्परा स्काई, ये सब क्या हो गए? आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गए। इसी के अलावा एक और टूल होता है, दैट इज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन।
अब ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टूल क्या होता है? देखो ये बहुत काम का टूल है जो आजकल बहुत यूज होता है। आजकल आपने व्हाट्सएप वगैरह पे भी देखा होगा, टू वे इंक्रिप्शन टेक्निक मिलता है। मतलब सोर्स से जो मैसेज आया है वो डेस्टिनेशन तक ही पहुंचेगा, बीच में कोई और यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता है अगर आपने ये टू वे इंक्रिप्शन टेक्निक को ऑन किया हुआ है। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का बेसिकली यूज किया जाता है कोई भी हैकर या कोई भी थर्ड पार्टी आपके डेटा को एक्सेस ना करे और आपके सिस्टम को हार्म ना करे। तो यहाँ पे जो डेटा होता है वो एक्चुअली एक स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कोड हो जाता है। मतलब सपोज मैंने अगर कोई यूजर नेम या कोई पासवर्ड लिखकर भेजा है, तो यूजर नेम और पासवर्ड ये सोर्स सिस्टम है, सोर्स सिस्टम से जनरेट हुआ, तो ये डेटा आपका यहाँ पर लॉक हो जाएगा एक की से। मतलब हम बोल रहे हैं कि ये डेटा बदल जाएगा किसी स्पेसिफिक कोडेड लैंग्वेज में, और इसको समझ कौन पाएगा? सिर्फ रिसीवर जहां पे ये भेजा जाएगा। तो ये डिकोड कहां पे होगा? रिसीवर साइड पे, ठीक है। तो एनकोड होता है सोर्स सिस्टम पर और डिकोड होता है रिसीवर सिस्टम पर। बीच में अगर अब ये इनक्रिप्टेड डेटा, ये एनकोडेड डेटा बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी या थर्ड यूजर या कोई हैकर एक्सेस भी करता है, तो ये उसके लिए अनयूज्ड डेटा रहेगा, इसको वो पढ़ ही नहीं पाएगा, उसको वो डिकोड ही नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टेक्निक इज यूज्ड, और इसको एनकोड करने के लिए जो टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है उस टेक्स्ट को कहते हैं कीपर टेक्स्ट, ठीक है, जिसमें कोई अनऑथराइज्ड यूजर, अनऑथराइज्ड पर्सन इस कीपर टेक्स्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकता है। अब यहाँ भी कुछ टूल्स होते हैं जैसे फ्री OTRE कॉन्फिडेंशियल डेटा टूल अवेलेबल होता है जो आपके डेटा को इंक्रिप्शन टेक्निक्स के थ्रू जो है सिक्योर करता है। और इंक्रिप्शन के बाद रिसीवर साइड पे जहाँ पे जो कि रिसीवर सिस्टम है, डेस्टिनेशन सिस्टम है, वहां पे आपका डेटा डिक्रिप्ट होता है, क्योंकि इस डेटा को, लॉक्ड डेटा को खोलने के लिए जो की होती है वो सिर्फ रिसीवर के पास ही होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो कुछ एनक्रिप्शन टूल्स होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक जिसका नाम क्या है, सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक हमने खत्म किया। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सिस्टम, यूटिलिटी और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो हमने कंप्लीट किया। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एज ऑफ मोबाइल एप्स। मैम अभी तक तो हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे थे, लेकिन दुनिया और जमाना तो मोबाइल का आ चुका है। तो मोबाइल का क्या, मोबाइल में भी तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि कंप्यूटर में आप यूज नहीं कर सकते हो, या कुछ ऐसी कॉमन एप्लीकेशंस होती है जो मोबाइल में भी यूज कर सकते हो, कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हो। तो आखिर ये मोबाइल है क्या? आजकल का जो मोबाइल फोन हम यूज कर रहे हैं वो एक तरीके से मिनी कंप्यूटर्स ही होता है। सारे काम आजकल आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पीसी ही चाहिए। इफ यू हैव अ गुड क्वालिटी मोबाइल फोन, अच्छा खासा अगर आपके पास एक कोई फोन है 20-30 हजार का भी, तो उसमें आप आराम से अपने कंप्यूटर का काम कर सकते हो, फाइल ओपन कर सकते हो, है ना, फाइल को शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप उसमें इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, सब कर सकते हो आराम से। सो टुडे वी हैव स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स व्हिच हेल्प अस टू कैरी आवर वर्ल्ड विद अस एंड रिमेन ऑनलाइन 24/7 आवर्स। ओके, अब आप कहीं ट्रेवल भी कर रहे हो तो अपना पीसी नहीं भी ले जा सकते हो। तो अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो दुनिया के किसी भी कोने में रहकर आप इंटरनेट की मदद से काम कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। आपको उस जगह पर अवेलेबल होना जरूरी नहीं है। सो वही लिखा हुआ है कि यूज मोबाइल फोन विद इंटरनेट फॉर सेवरल रीजंस लाइक कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, ट्रेनिंग, टूर, ट्रैवल जॉब, सर्च जॉब्स, बैंकिंग, शॉपिंग, बुकिंग फ्लाइट्स, कैब्स, होटल्स, टू डू लिस्ट, टू लॉग अकोमोडेटेड हियर मोस्ट ऑफ आवर ट्रांजेक्शंस आर कैरिड आउट विद सम ऐप। और इसके लिए हमें मोबाइल फोन की जरूरत होती है जिसमें ये सारी चीजों के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस बनी होती है, ठीक है। अगर मैं बुकिंग की बात करूं तो रिजर्वेशन के लिए डिफरेंट स्लाइड्स वेबसाइट्स होती हैं जहां से आप बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल ऐप इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली डिजाइंड टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द हैंडल्ड डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स टू प्रोवाइड डिजायर्ड सर्विसेज। ऐप रन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मोबाइल फोन्स ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज एंड्रॉइड और iOS। अगर हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो जैसे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज वगैरह, मोबाइल में भी होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के मोबाइल भी ऑपरेट नहीं करता है। तो अगर हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर और ट्रेंडिंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है। उसके बाद अगर आप एप्पल के मोबाइल फोन्स पे जाते हो तो iOS सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग और पॉपुलर है ना। इसके अलावा आजकल बहुत सारे डिफरेंट भी iOS आ चुके हैं। सो एप्स आर मोस्टली फ्री टू डाउनलोड बट यूजर्स में हैव टू पे फॉर सर्विस प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, है ना, ये कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्काइप वगैरह इसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करते हो। बट कुछ ऐसी भी एप्लीकेशंस होती है, अगर आप कैनवा यूज कर रहे हो तो वो फ्री भी होता है और वो सब्सक्रिप्शन के साथ भी होता है। नेटफ्लिक्स का यूज करते हो तो भाई वो सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ता है मैम। तो कुछ एप्लीकेशंस पेड होती है, कुछ एप्लीकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है जिनको आप यूज करते हो। तो अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन के फीचर्स पे आ जाए तो एप्स आर यूज्ड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल इजीली ऑन योर डिवाइस। मोस्टली ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और लाइट वेट होती है, बहुत ज्यादा हाईली कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता इसका, ठीक है, और कम मेमोरी में चल जाती हैं। एप्स आर जनरली नॉट बाउंड विद लाइसेंस रेस्ट्रिक्शंस। अब क्योंकि पेड नहीं है तो लाइसेंस रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है ऑनलाइन सर्विस बाय द बिजनेस एंड द कस्टमर। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ बैंक अकाउंट देन मेजर सर्विसेज ऑफ योर बैंक अकाउंट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू अ मोबाइल फोन फ्रीली अवेलेबल बाय द बैंक।
अभी बैंक वाले भी बोलते हैं कस्टमर्स को कि बैंक मत आओ, आप मोबाइल फोन में अपने ऐप को डाउनलोड कर लो। अगर एसबीआई के आप यूजर हो तो यूनो बैंक को, यूनो ऐप को डाउनलोड कर लो। आप अपना जो भी चीज है, आपको अगर पासबुक चेक करनी है, आपको अकाउंट चेक करना है, आपको मनी ट्रांसफर करनी है, वॉट एवर यू वांट, तो आप अपने मोबाइल ऐप से कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली मोबाइल ऐप्स के अपने ही फीचर्स है। दिस आर द ग्रेट वे फॉर बिजनेस टू रीच देयर कस्टमर एंड डेवलप बिगर कस्टमर्स, है ना। कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए आपको बिजनेस को वहां ले जाने की जरूरत नहीं। आप मोबाइल ऐप्स पे वेबसाइट्स की मदद से, एडवर्टीजमेंट्स की मदद से, फ्लायर्स की मदद से, मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से पहुंच सकते हो और अपने बिजनेस को आराम से जो है ग्रो कर सकते हो, ठीक है। कस्टमर्स का क्विक रेस्पॉन्स, उनका फीडबैक भी आप मोबाइल ऐप के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो। सो एप्स आर क्विकर वे टू एड्रेस कस्टमर ग्रीवियंसेस। एप्स आर रिलायबल वे टू carry out transactions such they are provide the service provider and the responsibility of secure transactions lies with the business. Okay, तो अब कितने टाइप की मोबाइल ऐप हो गई मैम? फीचर्स तो हमने समझ लिए। पहला होता है नेटिव एप्स। नेटिव एप्स क्या होती है? These means belonging to a particular place or a location. A native app is designed to run a specific operating system. Like हम बात करें एप्पल के जो एप्पल iOS के जो मोबाइल फोन्स होते हैं वो बेसिकली iOS ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। उनके एप्लीकेशंस को आप एंड्रॉइड पे रन नहीं कर सकते हो, एंड्रॉइड के एप्लीकेशंस को आप एप्पल iOS पे रन नहीं कर सकते, तो वो उसी के लिए बनाए गए हैं। दैट इज नेटिव। अगर एंड्रॉइड की बात करें तो एंड्रॉइड के एप्लीकेशंस एंड्रॉइड पे चलेंगे, iOS के एप्लीकेशन iOS पे चलेंगे, तो वो नेटिव है, वो उसी के लिए बनाए गए हैं और वहीं रन होंगे, ठीक है। सो सच एप्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम ऐप स्टोर्स। अब इनके लिए भी जैसे प्ले स्टोर एंड्रॉइड के लिए होता है, iOS के लिए अलग से प्ले स्टोर होता है, डिफरेंट है ना, ऐप स्टोर के नाम से वो अवेलेबल होता है, राइट। सो माइक्रोसॉफ्ट हैज इट्स ओन ऐप स्टोर, iOS हैज इट्स ओन ऐप स्टोर। तो दिस आर दी नेटिव एप्स, ठीक है। इनमें भी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती है जो सिर्फ इन्हीं डिवाइस के लिए बनाई गई होती है, ठीक है। वैसे कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी होती है जो दोनों पे चल जाती है, बट कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जो सिर्फ उन्हीं के लिए बनाई गई होती है और उन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती है, वो नेटिव एप्स होती हैं। अब अगर हम वेब एप्स की बात कर लें तो वेब एप्स वो एप्लीकेशंस होती है जो सिर्फ इंटरनेट पर, सिर्फ आपके कंप्यूटर पीसी पे ही चलती है, ठीक है। तो ये वो एप्लीकेशंस या वो वेबसाइट्स होती हैं जो कि माइक्रो ब्राउजर की मदद से आप कहां एक्सेस कर सकते हो? अपने मोबाइल डिवाइस में एक्सेस कर सकते हो। इफ वेब एप्स डू नॉट इंस्टॉल योर यूजर डिवाइस, दिस एप्स यूज फॉर प्रोसेसिंग पावर ऑफ वेब सर्वर और वेबसाइट। जैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कुछ एप्लीकेशंस यूज करते हो, वही एप्लीकेशंस आप अपने मोबाइल फोन में, आप अपने मोबाइल फोन में यूट्यूब चलाते हो। कितने बच्चे हैं जो अपने मोबाइल फोन में यूट्यूब की मदद से ही वीडियो मेरा देख रहे हैं? तो आप कहीं ना कहीं इंटरनेट की एक वेबसाइट को अपने मोबाइल फोन में एक्सेस कर रहे हो जो कि वेब सर्वर पर स्टोर है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं वेब एप्स। जितनी भी वेबसाइट्स जो कि वेब सर्वर पर स्टोर होती है, लाइक सीबीएसई की वेबसाइट हो गई, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब सर्वर पर स्टोर है। उन वेब सर्वर से हम अपने मोबाइल एप्लीकेशंस में उसको यूज कर पा रहे हैं। सो दिस इज वेब एप्स। तो देखो फ्लिपकार्ट, एयर एक्सप्रेस, बुक माई शो, पिंटरेस्ट, फॉर्ब्स, OLX, फेसबुक, ये सब क्या हो गए? आपके वेब एप्स हो गए। जनरली ये वेब एप्स सिस्टम पे भी चल जाती हैं, जनरली ये वेब एप्स आपके मोबाइल पे भी चल जाती हैं, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं हाइब्रिड एप्स। वो सारी एप्लीकेशन जो मोबाइल और कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी दोनों पे चलती हैं तो हाइब्रिड कहलाती हैं। और आजकल मोस्टली सारी एप्लीकेशंस मोबाइल भी सपोर्ट कर रहा है और कंप्यूटर भी सपोर्ट कर रहा है मैम, तो सारी एप्लीकेशंस जो है वो आजकल क्या है? हाइब्रिड एप्स के अंदर ही आने लग गई है। इनमें वो फीचर्स होते हैं, ड्यूअल फीचर्स हम कह सकते हैं, दोनों फीचर्स इसमें होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट द फीचर बोथ नेटिव एंड वेब एप्स, ठीक है। या हम बोले कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो iOS पे भी चल जाएंगे मैम और जो एंड्रॉइड पे भी चल जाएंगे, तो बेसिकली हम कहेंगे इसको ये हाइब्रिड एप्स हैं जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सपोर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। सो दे प्रोवाइड सर्टेन इंपॉर्टेंट फीचर्स। इफ द डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड विद द इंटरनेट, दे आर इंटीग्रेटेड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द मोबाइल डिवाइस एज वेल एज वेब बेस्ड सर्विसेज। सो मोर पॉपुलर सिंस दे कंबाइन बेस्ट ऑफ बोथ द टाइप्स। हाइब्रिड एप्स स्टोर सम कंटेंट locally with rest of the content stored on the web server. So popular cloud services of web apps such as, अगर हम बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, आप सिस्टम में भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। वही सेम डॉक्यूमेंट को अगर आप WPS ऑफिस को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करते हो तो वहां भी आप वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, राइट ना। इसी के साथ में आ जाए अगर हम स्प्रेडशीट पर, तो आप देखो स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशंस और ट्विटर, ओला, जीमेल, इंस्टाग्राम, ये सब आजकल सिस्टम पे भी यूज करते हो और ये सब आपके मोबाइल फोन पे भी यूज होते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज गेमिंग एप्स। अब ये तो बहुत अच्छा है मैम, हर कोई बच्चा जितना मुझे सुन रहे होगा यहाँ पे, सब लोगों को गेम खेलने में इंटरेस्ट होता ही होगा, है ना। पबजी वगैरह और लाइक आपके जितने भी गेम्स जो आपको इंटरेस्ट लगता है तो आप खेलते हो। ये जितने भी गेमिंग एप्लीकेशन है अगेन दे आर अवेलेबल ऑन व्हाट, अधिकतर तो ये मोबाइल फोन पे ही मिलती है, लेकिन इसके अलावा आप इनको सिस्टम पे भी यूज कर सकते हो, है ना। सो कुछ पॉपुलर गेमिंग एप्लीकेशन होती है जिसमें कुछ पजल्स, राइडल्स हो सकती है, कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन गेम्स हो सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपका जो पबजी फेमस है, अभी एक टाइम पर बहुत बूम पर था ये, है ना, लेकिन आजकल भी यूज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
तो कुछ पॉपुलर गेम्स के नाम आपको दिख ही रहे होंगे, स्लाइड्स में मैंने लगाए हुए। अब आप बता दो इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है, लाइक क्लैश ऑफ, कैंडी क्रश, एंग्री बर्ड्स, पोकेमॉन, टेंपल रन, पबजी, है ना। आपका कौन सा फेवरेट गेम है बता के जाना, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एजुकेशनल एप्स। अभी एजुकेशनल एप्स क्या होता है, जैसे यूट्यूब आजकल बहुत ज्यादा फेमस है फॉर एजुकेशनल एप्स, है ना। हर कोई एजुकेशनल वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी मिलती है वीडियोस तो, पर एजुकेशनल ऐप की बात करें स्पेसिफिकली, अगर बात करें तो एजुकेशनल ऐप में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग आपके जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी अपनी एप्लीकेशन बनाई जाती है। आपके स्कूल की बात करूं तो आपके स्कूल का अपना वेबसाइट बना हुआ है, तो एक एजुकेशनल ऐप हो गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्कूल, यूनिवर्सिटीज, एडमिशंस और जो भी आपका करिकुलम है वो सारी बात होती है। अगर सीबीएसई की बात करो वेबसाइट की तो वहां आपको सारी चीजें यही मिलती है ना। तो इसमें कुछ पॉपुलर है ड्यूलिंगो, है ना, और यही आप देखो क्विजलेट, उडेमी, टेड, लूमोसिटी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर मैं ड्यूलिंगो की बात करूं तो ये ड्यूलिंगो जो ऐप है वो आपको इंग्लिश स्पोकन में हेल्प करता है, राइट। अब बात कर ले बिजनेस एप्लीकेशंस की, तो बिजनेस एप्लीकेशन में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, नाम तो सुना होगा ना, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन का, स्नैपडील, मिंत्रा, मीशो, किसने नहीं सुना है मैम, आए दिन तो हम शॉपिंग करते रहते हैं। तो यस, बिजनेस एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे वो एप्स जो आपके मोबाइल फोन और पीसी दोनों को सपोर्ट करती है, दीज आर बिजनेस एप्लीकेशन। अब ये बिजनेस टू बिजनेस हो सकता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो सकता है, बिजनेस टू कंज्यूमर हो सकता है। इट्स डिफरेंट पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस के लिए अलग अलग टाइप की एप्लीकेशंस होती है। B2B ऐप अलाउड टू बिजनेस टू नेटवर्क, कोलैबोरेट टुगेदर टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स सच एज यूजेस दिस एप्स, ठीक है। अगर अब हम बात करें B2C की, देखो B2B मतलब क्या, होलसेलर और रिटेलर ये दोनों ही बिजनेस कर रहे हैं, तो B2B एप्लीकेशंस हो गई। अब जो बिजनेस और कंज्यूमर से रिलेटेड होता है, जैसे रिटेलर से आप कुछ भी चीज परचेज करते हो तो यू आर कस्टमर्स एंड रिटेलर इज अ शॉपकीपर, तो B2C होता है, ठीक है, जिसमें बेसिकली कौन आ जाते हैं, आपके कंज्यूमर्स आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं, दे सब्सक्राइब देयर एप्लीकेशंस एंड बाय प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब कस्टमर से कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ पे भी यूजर से आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, ठीक है, किसी वेबसाइट से आप इसको परचेज कर रहे हो तो ये आ जाता है आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब इसमें B2B अगर बात करें तो गूगल एनालिटिक, हॉटसूट, वेबएक्स, सेल्सफोर्स ये आ जाएंगे। और अगर B2C की बात करें तो फ्लिपकार्ट, स्नैपचैट, अमेजॉन, ऑल गेमिंग एप्स, बैंकिंग एप्स वगैरह आ जाएगी। और C2C की बात करें कंज्यूमर टू कंज्यूमर तो यहाँ OLX, मैजिक ब्रेक्स, क्विकर, ओके, जोमेटो वगैरह जो आप देखते हो वो सब कंज्यूमर टू कंज्यूमर आते हैं। अंडरस्टूड दिस थिंग, आ गई बात समझ में अच्छे से। चलिए तो इसी के साथ मैं ये धमाकेदार सेशन यहाँ खत्म करती हूँ एंड चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अब आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। कोई भी डाउट नहीं होगा इस चैप्टर में, कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से लिखकर आ जाओगे अब इस चैप्टर से रिलेटेड। मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में एज पर योर शेड्यूल। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।